नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्मार्ट क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं बलराम ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक दिवसीय परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जो व्याकरण के पार्ट है, उसको हम लोगों ने पढ़ने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोगों ने व्याकरण को 3 भागों में बाँटा था। जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले किसकी चर्चा की थी? हिंदी व्याकरण के भागों में हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए 3 विभाग बनाए थे। और आप जानते जैसा कि आप जानते भी हैं कि किसी भी व्याकरण को पढ़ने के लिए 3 मतलब हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए 3 विभाग बनाए ही गए हैं। कौन-कौन से? एक होता है वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए 3 विभाग। उसके बाद शब्द विचार। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे भाग को बांटा था, उसको कहा था वाक्य विचार। ठीक? एकदम सरलता के साथ हम चलेंगे धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए। अब एक चीज़ आपको बता दें कि हम लोगों ने इससे पहले की कक्षाओं में वर्ण विचार की डिटेल में चर्चा की है। यानी वर्ण विचार हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने आपको वर्ण से यानी शब्द शुरू जहाँ से भाषा जो है सूक्ष्म इकाई यानी वर्ण, ध्वनि से लेकर के सारी चीज़ें वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की है डिटेल में। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो होगा वो शब्द विचार के ऊपर होगा। यानी अब हमारा चर्चा जो आगे बढ़ेगा, चर्चा का क्रम वो होगा शब्द विचार। इसलिए अब हम इसको जो है आगे इसी को जस्ट कंटिन्यू आगे करते हैं और शब्द विचार की चर्चा शुरू करते हैं। अब आप ये बताएंगे कि जैसे हम लोगों ने एक क्रम शुरू किया था कि भाषा को लेकर के शुरू किया था क्रम। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक साझा करते हैं। अब ये बताइए, जब भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की गई थी तो हम लोगों ने ये कहा था कि आया ध्वनि। यानी अगर कोई कहे कि भाषा की सबसे जो है छोटी इकाई ध्वन्यात्मक छोटी इकाई तो कहा गया ध्वनि। ठीक? और अगर कहा गया कि लिखित इकाई, अगर कहा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई कहा गया तो वर्ण को कहा गया। अब जस्ट इसी के आगे बढ़ते हुए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे वाला पार्ट जो है वो आता है शब्द का। वो क्या आता है? शब्द का। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप जानते हैं जैसा कि वर्णों को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा था, स्वर और व्यंजन बांटा था। ठीक? उसी प्रकार जब हम लोगों ने वर्णों का पूरा डिटेल में वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार अब हम लोग शब्द की चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यह भाषा की सबसे सूक्ष्म क्या है? सार्थक इकाई। क्या इकाई है भैया? सार्थक इकाई। वर्णों का कोई अर्थ नहीं था तो भैया ये क्या हुए? भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई लिखित इकाई यानी सबसे छोटी इकाई कहा गया वर्ण या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर के नाम से भी जानते हैं। न क्षरति इति अक्षरः, यानी जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा किसकी करेंगे? अब शब्द की चर्चा शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में जब हम लोग शब्द विचार को पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे शब्द के बारे में। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द के बारे में ये जानिए। शब्द, इंग्लिश में शब्द को कहा जाता है वर्ड। क्या कहा जाता है? वर्ड। जैसे इसको लेटर, इसको वर्ड कहेंगे। वर्ड जैसे आप क्या कहेंगे? द ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों का समूह। यानी कहेंगे कि वर्णों का समूह। और कैसा समूह? सार्थक। भाई जब वर्ण के समूह बने तो कैसा अर्थ दे? सार्थक अर्थ दे। सार्थक वर्णों का समूह जो क्या करे? सार्थक वर्णों का समूह जो सार्थक हो। ठीक है? वो क्या होता है? शब्द होता है। ठीक? यानी अगर हम शब्द की बात करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई को शब्द वर्ण कहेंगे। उसी प्रकार जब कई ग्रुप को, जैसे अब हमने शुरू किया क म और जो है ल, क म ल को बना करके, यानी एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, तो ये तो अर्थवान है नहीं, क तो कोई अर्थवान है नहीं, लेकिन जब इसी को हम लोगों ने मिलाया तो बना हमारा कमल। ठीक? यानी ये सिंपल सा है। अगर हम लोग को लिखना है कि जैसे र आ म आ, यानी इसमें जो है हम लोग हलंत लगा देंगे तो आप जानते हैं वर्ण विचार में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये हलंत लगा दिए तो इनसे स्वरों का जो है विभाजन हो गया, यानी स्वर इनसे अलग हो गए। रा मा, फिर उसके बाद य, उसके बाद आता है अ लगाएंगे, उसके बाद ड़ में भी अ लगाए, यानी इस तरीके से बनेगा क्या? ये पूरा टोटल रामायण। यानी वर्णों को मिला करके जो शब्द बने और वो सार्थक शब्द बने। क्या बने? वर्णों को मिलाने के, यानी वर्णों का समूह जो क्या हो? सार्थक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बस सिंपल सा है शब्द। है एक चीज और जो सबसे प्रमुख है
यानी ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की क्या है, सबसे छोटी या सबसे सूक्ष्म सार्थक इकाई है। क्या है ये भैया, बहुत सुंदर सा एक ये कॉन्सेप्ट है कि यह एक सार्थक इकाई। अगर सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करें तो वो वर्ण नहीं बल्कि क्या है, शब्द है। एकदम ये वाला पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। ये काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एकदम सिंपल सा पार्ट ये है कि वर्ण किसे कहते, शब्द किसे कहते हैं आप जान गए, वर्ण किसे कहते हैं आप पहले से जानते हैं, और फिर यह क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसा कि अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, अब ये शुरू करेंगे कि शब्द को, जैसे हम लोगों ने वर्णों की चर्चा की थी, तो वर्ण जो है उत्पत्ति के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हुए, और तमाम प्रकार से जो है वर्णों को विभाजित हम लोगों ने किया था। अब उसी प्रकार, जस्ट उसी प्रकार अब हम वर्ण की चर्चा, शब्द की चर्चा करेंगे। किसी जैसे हम लोगों ने उसको विभाजित किया था, यानी व्यवस्था बनाएंगे। अब क्या करेंगे, एक व्यवस्था बनाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे एकदम सरलता के साथ, धीरे धीरे जो है क्रम से आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई चीज कंफ्यूज ना हो और आपको ये चीजें एकदम सरलता से समझ में आए और आपकी ये क्लास सार्थक हो। अब ये देखिए कि शुरू करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार में आप लोगों ने शब्द को जाना, ठीक। अब हम चर्चा करेंगे कि शब्द होते कितने प्रकार के हैं और किस किस आधार पर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, पहला भाग ये होगा कि उत्पत्ति के आधार पर। कैसे चर्चा करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, एकदम सरलता के साथ, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होंगे वो कितने भाग के होंगे, यानी उनका जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति का मतलब हुआ उत्पन्न कैसे हुए, ठीक। तो उत्पत्ति के आधार पर हम जब बांटना शुरू करेंगे तो देखिएगा कैसे बांटेंगे। पहला भाग इतना सरलता के साथ देखिए, सबसे जो है ये ध्यान दीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा भी जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए पहला होगा तत्सम। अब तत्सम का तात्पर्य क्या है, तत्सम का तात्पर्य यह है सिंपल सा कि संस्कृत के वे शब्द जो है जो हमारी भाषा में यानी हिंदी में मूल रूप से लिखे जाते हैं, यानी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये समझिएगा लिखे जाते हैं। अब जैसे ये समझिएगा कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप से लिखे जाते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे अब एक चीज आप देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा कि जैसे एक हो गया सूर्य, क्या हो गया, सूर्य, अग्नि, ठीक, कर्म, ठीक, और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको कहा गया कि अंगुष्ठ, ठीक, इस प्रकार से, यानी जो रात्रि, इस प्रकार से। अब कोई चीज जैसे ये है कि मान लीजिए ये संस्कृत के शब्द वे शब्द हैं जो ज्यों के त्यों जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब आपको जब समझ में आएगा जब आप जान जाएंगे किसको, दूसरा भाग यानी तद्भव जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे आप, तद्भव, यानी वे शब्द। अब देखिए तत्सम का विलोम होता है तद्भव, यानी जस्ट मतलब विलोम नहीं होता है, ये जानिएगा कि मतलब इसका जो है तत्सम, तत् माने उसी के समान, यानी संस्कृत के समान, यानी जो संस्कृत के जो है मूल रूप से जो शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। ज्यों का त्यों, ठीक है, इसका मतलब हुआ तत्सम, मतलब हुआ कि ज्यों के त्यों ये जो प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, तो वो हो गए तत्सम शब्द। अब तद्भव क्या होगा, उनमें जो है थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। तद्भव में जब संस्कृत के शब्दों को बदलकर हिंदी में प्रयोग किया गया, यानी उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में भाषा में उसको प्रयोग लाया गया। जैसे कहेंगे कि सूर्य को तद्भव में क्या कहा गया, सूरज कहा गया, सूर्य को सूरज कहा गया, और अग्नि को आग कहा गया। यानी अब देखिए ये ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए गए और इनमें थोड़ा सा तद्भव क्या किया गया, इसमें सूक्ष्म परिवर्तन करके उसको भाषा में प्रयोग किया गया। अंगुष्ठ, अंगूठा, ठीक, इसकी प्रकार रात्रि को रात, अग्नि को आग, ठीक, इस प्रकार से शब्दों को, जैसे चंद्र, चंद्रमा, ठीक है, यानी ऐसे अनेक शब्द हैं जिनको जो है
संस्कृत में प्रयोग जो है जो के त्यों जो है, जैसे और बहुत सारे शब्द हैं, बहुत आपको तत्सम तद्भव जब आप लिस्ट देखेंगे तो जैसे आपको कहा जाता है ना दुग्ध, दूध को क्या कहा गया संस्कृत में? दुग्ध। और इसी प्रकार दधि, दही, तत्सम में दही को क्या कहा जाता है? दधि, दुग्ध, दूध। अब यही तद्भव में क्या कहा है? इसको प्रयोग करेंगे दूध। इसी प्रकार दधि, दधि किसको? दही को, दधि। ये प्रयोग होता है इसमें। दधि जो है वो क्या है? तत्सम है, और ये जो है वो तद्भव है। एकदम सरलता के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पाठ करेंगे, जैसे ये जो है उत्पत्ति के आधार पर, पहले हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, और तीसरा भेद देखिएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करते चलिएगा ताकि ये क्रम आपका गड़बड़ाए ना। ये देखिए तत्सम तद्भव, यानी दो भेद हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, वो उसको कहेंगे देशज और विदेशज, यानी तीसरा भाग होगा। यानी पहला दूसरा क्या हो गया? तत्सम और तद्भव। तीसरा कौन सा होगा? देशज। और चौथा कौन सा होगा? विदेशज। इसको देखिए, यानी अगर तीसरा कहेंगे तो देशज। देशज शब्द देखिए कि देश और प्लस ज का मतलब उत्पन्न हुआ, देश मतलब देश में, यानी जो हमारे भारत देश में कहा जाएगा कि हमारे ही देश में जो भाषा, जो यानी वे शब्द जो अनेक बोलियों से हमारी भाषा में ग्रहण किए गए, उनको कहा जाएगा देशज। देशज, देशज मतलब होता है ज मतलब उत्पन्न हुआ। जैसे आप कहते हैं नहीं जलज, किसका पर्यायवाची है? जलज, कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। जलज कहें सामान्यतः जिस शब्द के लास्ट में ज होगा, ठीक है। जैसे देखेंगे आपसे कहते हैं ना, जैसे सरोज कहते हैं, ये जान लीजिए एक कॉन्सेप्ट ये है ज, जैसे हो गया सरोज, जलज। इसी तरह जो है नीरज, पंकज, अनेक ऐसे शब्द हैं, यानी ज वाले जो शब्द हैं जान लीजिए कमल के ही पर्यायवाची कहे जाते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है तो कमल का पर्याय। इसी प्रकार अगर किसी में धी लगा है, यानी इसी में जल धी लगा है, ठीक है। वारिधि लिखा है, वारिधि, ठीक है। जलनिधि, वारिधि, हाँ। इसी तरह जो है तो ये किसके पर्यायवाची कहे जाते हैं? अगर धी है लास्ट में तो समुद्र के पर्यायवाची, और अगर इसी तरह द है लास्ट में तो वो किसके पर्यायवाची माने जाते हैं? बादल के पर्यायवाची। तो चलिए हम लोग भटकते नहीं हैं, पर्यायवाची में नहीं जाते हैं, और सीधा सीधा अपने कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं जो हम लोगों को व्यवस्था बनानी है। यानी शब्द विचार के बाद जब हम लोगों को डिटेल में हिंदी व्याकरण के क्रम को आगे बढ़ाना है तो हम लोग इसकी चर्चा क्रम से करते हुए चलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जब हम लोगों ने चर्चा की तो पहले हम लोगों ने देशज और विदेशज की चर्चा की। अब देखिए देशज और तत्सम और तद्भव की। अब हम देशज और विदेशज में बढ़ेंगे आगे। देशज, देश में उत्पन्न हुआ, यानी वह शब्द जो हमारे ही देश के अनेक बोलियों से हमारी भाषा में लिए गए या जिनको हम लोगों ने प्रयोग किया, वो हो गए देशज। इसकी भी परिभाषा लिखने की जो है आवश्यकता नहीं, आप ये जानते रहिए कि जो हमारे देश में जो भाषा, जो शब्द जो है अनेक बोलियों से ग्रहण किए गए उनको देशज कहा गया। उदाहरण के स्वरूप ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक शब्द है लोटा, ठीक है, जूता, खिड़की, किवाड़, ठीक है। यानी ये शब्द जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, लोटा, जूता, खिड़की, किवाड़, और जो है बहुत सारे शब्द जो है मान लीजिए आपको देशज वो होते हैं, धोती, हाँ। यानी अनेक जो है शब्द आप देखेंगे कि जो हमारे ही देश में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। सिंपल सा ये, यानी ये हो गए देशज शब्द, उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भाग, ठीक है। अब ये देखिए कि अब हम चौथा पढ़ेंगे, कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर ही क्रम चला था, अब एक बार 160 में बता देंगे आपको। ये देखिएगा विदेशज, अब क्या हो गया? विदेशज। अब जैसे अब ये देशज लिखा था तो देश में उत्पन्न हुआ, देशज का मतलब हुआ देश में उत्पन्न हुआ, तो विदेशज का मतलब जो हमारे जो विभिन्न देशों से, अन्य हमारे देश को छोड़ करके जो अन्य देशों से जो शब्द जो है प्रयोग में हम लोग लाते हैं उनको हम लोग विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। यानी जो संसार के अन्य देशों से हमारे यहाँ ग्रहण किए गए, जिनको अपनाया गया, जिनको अपने बोलियों में हम उसको प्रयोग करते हैं, उनको कहा जाता है विदेशज। एकदम सरलता के साथ आगे बढ़िए। देखिए विदेशज, अब विदेशज में आप ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ देशों में बहुत सारे जो है वो आए, बाहरी लोग आए, उन्होंने आपके यहाँ देशों पे जो है शासन भी किया, यानी जो है उन्होंने अपनी पूरी जो है प्लानिंग के साथ आपके देश में आए भी थे और शासन भी किया, और अपनी बहुत सारी सभ्यताओं संस्कृति को भारत में छोड़कर गए, अपनी भाषा को छोड़कर गए। भाषा जैसे आप जानते हैं कि भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, वो क्या है? अर्जित संपत्ति है। यानी उसको हम क्या करते हैं? एक दूसरे के से साझा करते हैं और दूसरे जो है ग्रहण भी करते हैं। भाषा क्या है? जो है वो क्या, जिसको जो हम क्या करते हैं उसको जो है अवबोध के साथ, यानी जो है उसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसका बोध करते हैं, यानी धीरे धीरे उसको जो है सीखते हैं।
तो अब इसी के साथ आगे बढ़िए, क्रम ये देखिए कि क्या हुआ कि जब वो संस्कृति हमारे यहाँ आई तो उनकी भाषा भी हमारे यहाँ आई। ऐसा तो नहीं वो अपनी भाषा छोड़ के आए थे, तो भाषा लेके आए, तो वो भाषा कुछ हम लोग जो है अपने भाषा में उसको प्रयोग करते हैं। तो ये चीज जानिए कि एकदम सिंपल सा है कि विदेशज यानी जो भाषाओं विदेशी भाषाओं से हम लिए गए हैं उनको विदेशज शब्द कहा गया, यानी जो शब्द विदेशी जो है भाषाओं से या बोलियों से जो ग्रहण किए गए उनको विदेशज। अब जैसे कौन कौन आपके देश में आया, मान लीजिए जैसे पुर्तगाली लोग आए, आपके यहाँ कौन आया, एक पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा, आप लोग जानते हैं भारत में सबसे पहले भारत की खोज करने वाला उसको कहा जाता है कि पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा। तो पुर्तगाली आए, उसके बाद आपके यहाँ कौन आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा से शब्द बहुत सारे लिए गए। ठीक, उसी प्रकार आपके यहाँ तुर्की आए, ठीक, उसी प्रकार आपके यहाँ अरब देश से लोग आए तो अरबी भाषा लाए, फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसी भाषा लाए। ठीक है, उसी प्रकार चीनी आए तो चीनी, मतलब चीनी तो आए तो नहीं थे लेकिन जो है बहुत सारे यात्री आते थे, जैसे आप लोगों ने फाहियान वेनसांग आदि का नाम सुना होगा, तो वेनसांग शायद आया था। तो ये जानिए कि चीनी हो गए। इसी तरह जो है मान लीजिए आपका जापानी, यानी ये सारे अन्य देशों से ये लिए गए। ठीक है, इसी प्रकार एक जो है अंग्रेजी हो गया, फारसी, ये देखिए, यानी अगर हम इसकी लिस्ट तैयार करें, इन भाषाओं से लिए गए अगर शब्दों की लिस्ट तैयार करें तो वो बहुत ज्यादा संख्या में हो जाएंगी। ठीक, यानी ये जानते रहिए कि ये विदेशज, यानी ये जो इन भाषाओं से जैसे कहा जाए कि पुर्तगाली कौन कौन को शब्द लिए गए, तो अब ये याद करना तो बहुत कठिन है, लेकिन ये जानिए कि आप जो है जब प्रैक्टिस करेंगे, यानी जब अनेक परीक्षाओं की जो है बुकलेट को आप लगाना शुरू करेंगे, तो आपको ये याद होगा कि पुर्तगाली भाषा में कौन कौन से शब्द जो है ग्रहण किए गए। जैसे आप देखते होंगे कि अलमारी हो गया, अलमारी हो गया, चाबी हो गया, इसी तरह जो है अलकतरा हो गया, यानी अरे बहुत सारे शब्द हैं जो जानते हैं पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं, यानी यहाँ से लिए गए हैं इन भाषाओं से, यानी ये शब्द हमारी जो है उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा, अब जान लीजिए कि हम लोग अक्सर बहुत ज्यादा जो है साहित्यिक हिंदी अगर कोई वाला इंसान होगा तभी जो है शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगा, लेकिन अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग हिंदी में प्रायः जो है प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहा जाए तो पेन, पेन क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टेबल, ठीक है, यानी जो चीजें जो है चेयर, चेयर, यहां तक कि अलमारी, अलमारी तो जान लीजिए पुर्तगाली शब्द है, लेकिन अलमीरा कहते हैं उसको अंग्रेजी में। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अब इसको तो जानते ही होंगे आप। फैन हो गया, यानी जो इंग्लिश वाली जो अंग्रेजी वाली जो भाषा हम लोग सीखते हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, वो एक विदेशज शब्द है, यानी ये सारे शब्द कौन से हैं, विदेशज शब्द है। जैसे ट्रेन, ट्रेन हो गया, ठीक है, यानी ऐसे ही जैसे रिक्शा, नहीं रिक्शा तो जापानी शब्द है। इस तरीके से जो है बहुत सारी भाषाएं हैं जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह तुर्की, तुर्की आप ये जान लीजिए, एक चीज जानते हैं आप, हिंदी जो प्रमुख भाषाएं हैं उनको देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। अब ये बताइए हिंदी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी किस भाषा से लिया गया है और उर्दू किस भाषा से लिया गया है, ऐसा जानते हैं आप? फारसी भाषा से हिंदी लिया गया है, फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी लिया गया है, और तुर्की भाषा से, यानी तुर्की का जो है वो क्या है शब्द, ये उर्दू। ठीक, यानी ये जान लीजिए, वास्तविकता ये है कि हिंदी स्वयं अपनी भाषा का शब्द नहीं है, वो फारसी भाषा का शब्द है। अब आगे चलिए कि तुर्की से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जैसे आपको हम अगर उसकी डिटेल में व्यवस्था करें तो तुर्की से जैसे तोप, कैंची, बारूद, तोप, कैंची। अब इसकी लिस्ट आप जान लीजिए कि बहुत मेन ये जो चीजें हैं वो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इसको जो है आप याद नहीं कर सकते हैं। आप जो है जब इसको धीरे धीरे प्रयोग में लाएंगे, आप जो है उसको प्रयोग में लाते हुए आप ये बताएंगे कि ये किस भाषा का शब्द है। जैसे कहा जाए कि अलमारी, आप प्रयोग कर में लाइए और उसके बाद में चर्चा करिए कि अलमारी हो गया, चाबी हो गया, यानी आज ये सारे शब्द जो हैं वो किस भाषा के हैं, पुर्तगाली भाषा के हैं। तो इस तरीके से जब आप शुरू करेंगे तो कैंची, बारूद, लाश, यानी ये सारे आदि जो है शब्द हैं वो किस भाषा के हैं, तुर्की भाषा के हैं, यानी अब आप शुरू करेंगे। इसी तरह अरबी भाषा के शब्द कोई कहे कौन कौन से हैं, चीनी, चीनी में जानते हैं जैसे एक स्वयं चीनी जो है हम प्रयोग करते हैं, शक्कर वाला चीनी, तो चीनी हो गया, कीवी हो गया, यानी ये जो है चीनी, कीवी, और ये है चाय, चीनी, ये सारी चीजें जो है चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी में एक बहुत फेमस आता है आपके, उसमें परीक्षाओं में पूछा जाता है, रिक्शा जो है जापानी शब्द है। इसी तरह फारसी में बहुत सारी चीजें जान लीजिए। सबसे ज्यादा पुर्तगाली से जो है आप जानते ही हैं, ऐसे अंग्रेजी वाला तो आप पकड़ लेते हैं तुरंत, अंग्रेजी वाला कोई शब्द होता है तो आप पकड़ लेते हैं। तो तुर्की वाला, ये तुर्की आपको पढ़ना है,
यानी इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं जो तुर्की से हैं, अरबी से हो गए, फ्रांसीसी तो कम ही आते हैं। जैसे इसमें जान लीजिए कि एक अंग्रेजी जो है शब्द है, अंग्रेजी शब्द है वो भी फ्रांसीसी है। एक बम हो गया, ये शब्द है बम, परमाणु बम, ये वाले शब्द हो गए, यानी आदि ये सारे शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द हैं। इसी प्रकार आपसे कोई कहे कि फारसी के शब्द बहुत सारे पूछे जाते हैं। जापानी में आपको रिक्शा हो गया, और कोई ध्यान में आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये रिक्शा बहुत बार पूछा जाता है। चीनी जो है, चीनी हो गया, चाय, चीनी, ये सारी चीजें जो है वो चीनी भाषा से हैं। आप जानते हैं चीनी, जिसकी राजधानी बीजिंग, चीन के साथ बीजिंग है। हाँ, तो इस तरीके से फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ली गई हैं। अब आपको अरबी की थोड़ी बता देते हैं, अरबी और तुर्की की। अरबी तुर्की में जान लीजिए ये है कि जैसे तोप, कैंची, बारूद, तो ये हो गया आपका तुर्की का, ठीक है। तोप, कैंची, बारूद तुर्की के हो गए। लेकिन अरबी में जो है औरत, आदमी, किताब, कुर्सी, जैसे ये बहुत फेमस है अरबी में, औरत, औरत, आदमी। अब ये मान लीजिए कि आप प्रयोग करते हैं औरत, आदमी, किताब, कुर्सी, ठीक है। जैसे ये तोप, कैंची, बारूद, लाश, खतरनाक खतरनाक आइटम, ये जान लीजिए कि आपको किसके हैं, ये तुर्की के हैं। अब इसी प्रकार फ्रांसीसी में, अंग्रेजी, इसमें अरबी में औरत, आदमी, आदमी औरत हम लोग प्रयोग करते हैं ना शब्द, भैया ये आदमी ये औरत से जो भी है झगड़ा हुआ है ना, तो भैया ये जान लीजिए किताब, कुर्सी आदि, ये सारी चीजें पे है बहुत सरलता के साथ। देखिए मित्र, ऐसा है कि इसमें जो है आपको अगर ये चीजें जो है आप याद करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप गलती करेंगे। इसको जो है आप जो है जब शब्दों का प्रयोग करिए तो ध्यान मिलाइए कि जो शब्द हमने बोला ये शब्द किस भाषा से है। जैसे कोई कहे कि आदमी, औरत, किताब, कुर्सी, तो आपके व्यवहार में आ जाएगा। आप इसको याद नहीं कर सकते, याद करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप जो है अरबी में, फिर उसके बाद जब आप फारसी पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें कंफ्यूज होंगे। जैसे फारसी के शब्द आपको जो है लगेगा कि देखिए कि इसमें कौन कौन से, जैसे दफ्तर, सरकार, यानी फारसी वाला ये नुक्ता वाले जो शब्द प्राय जो होते हैं, जैसे आपने एक जैसे मान लीजिए एक जो है जब, जैसे आपको कहा जाए कि जौहर कहा जाता है ना, जौहर, यानी ये जो नुक्ता वाला चिन्ह है ना, जानते हैं ना कि नुक्ता वाला चिन्ह, जिसको हम लोग ज पढ़ते हैं तो ज नहीं पढ़ेंगे, उसको ज पढ़ते हैं। तो नुक्ता वाला चिन्ह वाले जो है फारसी वाले शब्द हैं, ये जान लीजिए फारसी में। जैसे दफ्तर, ये दफ्तर हो गया, हाँ दफ्तर हो गया। और जो है बहुत सारी चीजें जो नुक्ता वाली चिन्ह होंगी, ये जान लीजिए, पकड़ने का एक ट्रिक है इसका, जहां भी ये नुक्ता लगा होगा जान लीजिएगा वो फारसी शब्द है। यानी इस तरीके से जो है आप जो है मेन मेन चीजों को आप लिख सकते हैं, मेन मेन चीजों को लिख के छांटिए। और एक दिन जो है हम क्या करेंगे, आपको ये सारे जो है डिटेल में बता देंगे, डिटेल में ये बता देंगे कि ये पुर्तगाली का है, ये तुर्की का है, ये फ्रांसीसी का है, ये चीनी का है, ये अरबी का है। जो सारी चीजें जो है आपकी परीक्षाओं में प्राय पूछी जाती हैं। जो आप लोग मेन जो आप हिंदी को, व्याकरण को पढ़ने का जो आप लोगों ने उद्देश्य बनाया है, वो क्या बनाया है कि ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपके शब्दकोश में। यानी ये जो शब्दकोश से संबंधित आप सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं, यानी जो वेकाबुलरी होती है इसकी हिंदी की, ये सब सारी चीजें आपके शब्दकोश के अंतर्गत आएंगी, जिसमें आप विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, यानी इनको जब हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर बांटना शुरू किया तो पहला उत्पत्ति के आधार पर आप देखिए सिंपल सा ये चीजें आप जो है एक क्रम बना लीजिए। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन से उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो अब देखिए क्रम आगे कैसे बढ़ेगा। जब हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर बांट लिया तब आगे चलते हैं। एक चीज ये देखिए कि आप कंफ्यूज न होइएगा, जब हम लोगों ने सब सारी चीजों की चर्चा कर ली है, थोड़ा इसमें वो लगाइए। देखिए अब जो है जब उत्पत्ति के बारे में आप लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों ने पहला भाग पढ़ा कौन सा, तत्सम। इसी प्रकार जो है दूसरा भाग पढ़ा हम लोगों ने तद्भव, ठीक। तीसरा भाग हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, देशज। और चौथा भाग हम लोगों ने पढ़ा विदेशज। कौन सा भाग पढ़ा, विदेशज। तो अब कोई कहे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हो गए शब्द के, तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद मान लिए हम लोगों ने, 4 भेद, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देखिए अब इसी के आगे जब क्रम आगे बढ़ेंगे तो उत्पत्ति जब हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए रचना के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिए, एक चीज और आपको बता देते हैं, नोट में उसको लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक चीज नोट करिए, एक चीज ये नोट करिए, आता लिखा है कभी कभी संकर शब्द। क्या आता है, रुकिए थोड़ा जानिए, ज्यादा ही पानी हो गया, 1 मिनट। आगे आपको आता है एक शब्द आता है, पूछा जाता है कभी कभी, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर, वो दंत वाला संकर, ठीक है, दंत में जो बोला जाता है, दांत, ये वाला। आप उच्चारण स्थान पढ़े हैं ना, उच्चारण स्थान में ये देखिए, ये जो है वो तालव्य श है, ये जो है वो दंत श है, और ये वाला मूर्धन्य श है, ठीक है। ये तालव्य श है, ये दंत श है, और ये मूर्धन्य श है। अब एक चीज देखिए कि ये शब्द है कौन सा, संकर,
ये शब्द है शंकर। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा लिखने में जो है समस्या होती है, तो मार्कर चलने में दिक्कत होती है। इसको लिखते हैं। देखिए ये हो गया कौन सा श, ये है आपका तालव्य, ये वाला तालव्य, ये वाला दंत्य, और ये वाला कौन सा श, ये वाला मूर्धन्य श। तो शंकर ये वाला श। देखिए शंकर, शुरू करते हैं आगे। हाँ तो ये देखिए ये शंकर शब्द है। ये शंकर शब्द क्या होता है ये जान लीजिए सिंपल सा, ये सरलता के साथ। ये देखिए कि शंकर शब्द होता है, शंकर शब्द में ये कहा गया कि, अब ये देखिए शंकर शब्द क्या है। शंकर शब्द दो भाषाओं से मिले शब्द। शंकर शब्द का मतलब हो, जैसे हम लोगों ने ड़ और ढ को द्विगुण कहा था, उनको शंकर वर्ण कहा था, उनको ताड़ जात कहा था, क्योंकि ड के नीचे क्या था, फारसी का नुक्ता चिन्ह था। यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को जोड़ करके जो शब्द बनाए जाते हैं उनको हम लोगों ने शंकर शब्द की संज्ञा दी है, उनको शंकर शब्द नाम दिया जाता है। शंकर भोलेनाथ शंकर वाला, शंकर इसमें शंकर जी में ये वाला सा लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। शंकर शब्द यानी सिंपल सा है ये, इसमें आप न रखिएगा इनको उत्पत्ति के आधार पर, एक जो है नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि शंकर शब्द कहते किनको है। यानी जैसे कहा जाए कि लाठी चार्ज कहा गया, लाठी चार्ज कहा गया, तो लाठी हमारा क्या है, देशज शब्द है। लाठी कैसा शब्द है, देशज शब्द है। तो चार्ज कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह जो कहा गया कि रेलगाड़ी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, रेलगाड़ी। इसी तरह लाठी चार्ज, लिख लीजिए इसको कि शंकर शब्द होता क्या है। ठीक है, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से, जैसे कहा जाए पानदान, ऐसे एक शब्द आता है पानदान। तो पान किसी अन्य भाषा का शब्द है, तान किसी अन्य भाषा का शब्द है, दान हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से जो अन्य भाषाओं से जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा एकदम सरलता से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जब हो गया, तब हम आगे बढ़ेंगे वो शब्दों को पढ़ने के लिए। उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने बांटा, तो अब किसके बारे में जानकारी करेंगे, रचना के आधार पर। ठीक, बहुत ही सरलता के साथ आगे बढ़िए। शब्दों को बांटा गया। अब ये देखिए शब्द वर्ड, अंग्रेजी में इसको वर्ड कहा जाता है। अब देखिए रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर जब शब्दों को बांटना हम लोगों ने शुरू किया, तो इसको बांटा हम लोगों ने, देखिए कौन कौन से भागों में बांटा। इसको हम लोगों ने बांटा रूढ़, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़। उसकी चर्चा हम लोगों ने डिटेल में कर ली। जिससे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने बांटा तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अब हम लोग चर्चा करेंगे रूढ़ क्या होता है, यौगिक कौन होता है, और योग रूढ़ किसे कहते हैं। ये किसके आधार पर है, रचना के आधार पर है। ठीक, रूढ़ क्या होता है, रूढ़ यानी वह शब्द जो किसी एक ही को जो है वो करे, यानी एक ही जो है व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति जो है इंगित करे, एक ही व्यक्ति या वस्तु का रूढ़ कहे। जैसे कोई कहे पाप, तो पाप का मतलब होगा पापय। ठीक है, कोई कहे जो है कैंची, तो कैंची का मतलब क्या हुआ, कैंची से मतलब हुआ कैंची ही। तो इस तरीके से रूढ़ और योग रूढ़ का मतलब आता है। यानी आपको कहे कि जिन शब्दों से किसी विशेष प्रजाति या वस्तुओं का बोध होता है उनको कहा जाता है रूढ़। ठीक है, और इसी तरह क्या कहा गया, यौगिक का मतलब कंपाउंड का मतलब हुआ कि जो मिला करके, यानी दो शब्दों को मिला करके जब कोई चीज यूज हुआ तो उसको यौगिक कहा गया। रूढ़ किसी एक ही प्रजाति या एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में जब कोई बोध हो तो उसको रूढ़ कहेंगे। इस तरह योग रूढ़ क्या कहेंगे, दो शब्दों को मिलाया गया, यानी दो शब्दों को जोड़ा गया और ये शब्द मिल करके किसी अन्य चीज का बोध करे, यानी अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर, अन्य किसी वस्तु के ऊपर या अन्य किसी जो है स्थान के ऊपर ये बोध करे, तो ये योग रूढ़। आप लोग देख रहे हैं, आप जब समास पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोग बहुब्रीहि समास पढ़ना शुरू करेंगे। आप एक बहुब्रीहि समास का एक जो है मतलब होता है कि जब पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके किसी अन्य पद का बोध करे। ठीक है, जैसे कहा जाए ना दशानन, जैसे आप देखिए इसमें 10 और आनंद मिला। ठीक है, 10 आनंद मिल करके किसका बोध करता है, रावण का बोध होता है। यानी दशानन मेन किसके लिए अप्लाई किया जाता है, रावण के लिए। तो इसी तरह जो है योग रूढ़ का मतलब ये समझ लीजिए, योग रूढ़ दो शब्दों को मिला करके किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य वस्तु, किसी अन्य का बोध हो तो वो होता है योग रूढ़। ठीक है, अब इसके उदाहरणों में जैसे मान लीजिए कौन कौन से आएंगे, पानी, नदी, सूर्य। जैसे आपका रूढ़ में आप शुरू करेंगे तो क्या होता है, पानी किसके लिए, पानी अपने लिए रूढ़ है। पानी, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पानी, नदी, सूर्य, चंद्रमा आदि, यानी कैसे शब्द है, रूढ़ है।
और एक आप लोगों हमने आपको बताया था रूल ऑफ अप्लाई एंड नॉन अप्लाई, APPLY, ठीक। रूल ऑफ अप्लाई एंड नॉन अप्लाई, अगर दो शब्दों को मिलाया गया, ठीक, और अगर वो किसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक, यानी अब एक समझने का एक सिंपल सा तरीका ये है, ये रूल ऑफ अप्लाई एंड नॉन अप्लाई का मतलब ये हुआ कि अगर कोई शब्द किसी के ऊपर, दो शब्दों को मिलाया हम लोगों ने, एक होता है पूर्व शब्द, एक उत्तर शब्द, यानी एक शब्द ये मिलेगा, एक शब्द ये मिलेगा। जैसे आपको कहें कि त्रिनेत्र, क्या कहा जाए, त्रिनेत्र कहा जाए, ठीक। तो इसमें शब्द मिला, एक शब्द है त्रि और एक शब्द है नेत्र, ठीक। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझिए कि त्रि और नेत्र मिलकर के अगर किसी अन्य का बोध कर रहा है, ठीक है, किसी अन्य के नाम के लिए या किसी अन्य का नाम या अन्य किसी का चेहरा हमारे दिमाग में आता है या बैठता है, तो वो कैसा शब्द है, वो योग रूढ़ शब्द है। वो कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। अगर अप्लाई नहीं होता है, अगर अप्लाई हुआ तो कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। अगर अप्लाई नहीं हुआ तो कैसा शब्द है, वो यौगिक शब्द है, ठीक। यानी अगर जैसे कहा जाए कि त्रिभुवन, क्या कहा जाए, त्रिभुवन। अब यहाँ त्रि और भुवन मिलकर के क्या होता है, यौगिक, किसी अन्य का नाम नहीं आता है। इसमें जो है त्रिभुवन का मतलब हुआ त्रिलोक, त्रिलोक क्या कह सकते हैं, हाँ। तो इस तरीके से अन्य किसी का नाम हमारे दिमाग में न आए। जैसे रात दिन, रात दिन ये कैसा शब्द हो गया, इससे किसी का अन्य का बोध नहीं हो रहा है ना, किसी अन्य के लिए अप्लाई तो नहीं हो रहा है रात दिन, इसका मतलब सीधा रात दिन यानी लगातार, ठीक है। यानी ये रात दिन, ठीक है, लगातार कोई चीज शाश्वत हो रही है, वो रात दिन, यानी ये जो लिखा है वही अगर मतलब दे रहा है तो ये यौगिक शब्द है। और अगर लिखा दो शब्दों को मिलाया गया और वो किसी अन्य का बोध कर रहे हैं, जो लिखा है वह वास्तविक अर्थ छोड़ करके किसी अन्य के लिए अप्लाई हो रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द है। इसको बस जानने का ये ट्रिक है। यानी रूढ़ स्वयं एक जो शब्द है वो पानी, नदी, सूर्य अपने लिए जो अप्लाई हो रहा है वो जो है अब जैसे मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री अगर लिखा है तो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो मुख्यमंत्री क्या किसी के लिए अप्लाई थोड़ी हो रहा है, तो ये कैसा शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। अगर जैसे आपको कोई कहा गया दशानन हो गया, पीताम्बर हो गया, यानी दो शब्दों को मिलाया गया और अलग अलग शब्द निकले तो हो गया यौगिक। अब देखिए, अब रचना के आधार पर कंप्लीट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। आगे बढ़ते हैं किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब एक बार हम इसको समराइज कर देंगे, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थ के आधार पर शुरू करिए। अर्थ के आधार पर सिंपल सा आप जान के, जब अर्थ का नाम ले लिया तो एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। कैसा होगा, एक होगा सार्थक, एक होगा निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। अब ये देखिए, जब कोई सार्थक होगा यानी जो अर्थवान शब्द होगा तो उसको सार्थक कहेंगे। अगर कोई जो है अर्थ नहीं दे रहा होगा तब भी उसको हम लोग प्रयोग करते हैं तो निरर्थक कहा जाता है। जैसे टिक टिक, साए साए, ये सब क्या है, इसको हम लोग अपने जो है तुकबंदी के लिए या किसी जो है साए साए, ठीक है, या जो है ऐसे शब्द जैसे पानी हो गया, इधर लिख दो ना पानी, भैया पानी वानी लाओ, तो पानी शब्द है सार्थक लेकिन वानी कोई शब्द नहीं है। हाँ, कुछ काम काज, जैसे मान लीजिए कोई शब्द ऐसे हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं कि भोजन वोजन लाओ भैया, हाँ, भोजन हो गया, भोजन वोजन, अगर आपको ऐसे कहा जाता है ना, शब्द यूज करते हैं भोजन वोजन लाओ, तो भोजन जो है वो सार्थक शब्द है, लेकिन जो है ये शब्द जो है टिक टिक जो है, ये टिक टिक, साए साए, पानी वानी, हाँ, पानी जो है वो सार्थक है, तो और जो है वाणी के है निरर्थक शब्द है, यानी इनका कोई अर्थ नहीं है। सीधा सीधा अर्थवान शब्द होंगे जो वो सार्थक कहे जाएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं होगा, वो निरर्थक शब्द कहे जाएंगे। अब अगर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो सार्थक शब्दों में जैसे आप किन किन चीजों की चर्चा करेंगे, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, हाँ, सार्थक शब्द। अब इनमें क्या क्या होंगे, विलोम, पर्यायवाची, बहुत सारी चीजों को तत्सम तद्भव, अब आप इसको इसमें जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, इस सार्थक शब्द कहेंगे। अब इसी प्रकार अब मेन में अब अर्थ के आधार पर आप लोगों ने देखा कि सार्थक और निरर्थक होते हैं। अब जो है मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा होगी प्रयोग के आधार पर। भाई जब हम कोई चीज प्रयोग स्तर पर लाते हैं यानी व्यवहार के स्तर पर लाते हैं तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही जाती है, ठीक है। अभी जो है जब कोई चीज जो है लिखित है तब तक तो वो महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन जब कोई चीज जो है व्यवहार में लाना शुरू हो जाती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही होती है, यानी प्रयोग में क्या होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों का जब भेद करना शुरू करेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को केवल दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भागों में बांटेंगे, एक होगा विकारी, एक होगा अविकारी। क्या होगा, विकारी, अविकारी, या अविकारी को ही अव्यय कहा गया। क्या कहा गया, सरलता से
अव्यय। अब विकार का मतलब किसी चीज में विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना, किसी आधार पर परिवर्तन होना। अविकारी का मतलब किसी आधार पर उसमें कोई विकार ही ना हो तो वो अविकारी कहा जाएगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। ठीक, तो अब सिंपल सा, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़े, आदि का प्रभाव पड़े। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने आपको लिखा कि लिंग, वचन, कारक आदि, किसी भी शब्द में अगर इन शब्द का प्रभाव पड़ता है और उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो वो कौन सा शब्द होगा? विकारी होगा। अगर यही कह दे कि अविकारी किसे कहेंगे या अव्यय किसे कहेंगे, अविकारी और अव्यय एक ही चीज है। अव्यय जो व्यय न हो, यानी जो परिवर्तित न हो, व्यय का मतलब होता है खर्च, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि नो चेंज, जिसमें क्या हो? नो चेंज। ठीक है, CHANGE। ठीक है, तो नो चेंज यानी अविकारी, यानी जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो तो वो अविकारी कहे जाएंगे, उनको अव्यय कहा जाएगा। अब देखिए सिंपल सा इसको पार्ट में बांट दिया गया। जब हम लोगों ने इन पदों को बांटा तो 4 भागों में बांटा, जिसको आप लोगों ने अंग्रेजी व्याकरण में पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है हमको, A, B, C और D। ठीक, अब इसको लिख दीजिए, कौन कौन से आते हैं विकारी में, कौन कौन से अविकारी में आते हैं। अब यहीं से असली ग्रामर की चर्चा शुरू होगी, जो सर्वाधिक आपके जो है उसमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आजकल जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, ये जान लीजिए। आप बहुत व्याकरण के ज्ञाता हैं, बहुत नियम आपको आते हैं, लेकिन वो क्या होगा? व्यर्थ होगा। जब आप शब्दों में, यानी जब उसको प्रयोग स्तर पर जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको फायदेमंद वो होगा। यानी जब संज्ञा के शब्दों की जानकारी जब प्रयोग स्तर पर आप लाएंगे कि ये संज्ञा है, वास्तव में क्या है, ये सर्वनाम, तब आपको ये फायदा देगा। क्रिया और चौथी चीज क्या है? विशेषण। ठीक, अब अंग्रेजी में आप इसको क्या कहेंगे? आप जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। इसी प्रकार अब ये देखिए कि ये हो गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है और ये प्रयोग करते समय ये परिवर्तित भी हो जाते हैं, यानी ये बदल भी जाते हैं। किसके आधार पर? वचन के आधार पर, यानी नंबर्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इसको केस के आधार पर और टेंस के आधार पर इन पे परिवर्तन हो जाता है। अब ये देखिए अविकारी किसे कहते हैं? जिसको आप पूरा अव्यय के नाम से जानिए। जैसे कोई कहे एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब इसको आप क्रिया विशेषण ना कहा करिए, सीधा सीधा इसको कहा करिए क्रिया विशेषण अव्यय, तो आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवर्ब को क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या है? संबंध बोधक अव्यय। देखिए संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, एक चीज जानिएगा, ये जो ऊपर अनुस्वार हम लगा देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको एक दिन बताएंगे। ठीक है, संबंध बोधक, फिर आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा कौन सा है? सबसे लास्ट, विस्मयादि बोधक अव्यय जो है, आप इसको कहते हैं जो है एक्सक्लामेटरी कहते हैं क्या? विस्मयादि, एक मिनट, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, अब ये देखिए नाउन प्रोनाउन जो अंग्रेजी वाले जो है छात्र हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्होंने अगर अंग्रेजी में पढ़ा है तो सेम उसको हिंदी में रिलेट करिएगा। ठीक, वो केवल इसी से मिला के बना है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिए, प्रयोग के आधार पर जो है विकारी अविकारी हो गए, अव्यय और विकारी और अव्यय। तो विकारी कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ठीक, अब हम इसकी चर्चा शुरू करते हुए एक दिन की क्लास में हम इसको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आगे पढ़ लेंगे, यानी इसको विकारी को पूरा हम लोग खत्म करेंगे। दूसरी जब हमारी कक्षा होगी तो उसमें हम सारे अविकारी जो है शब्दों को चर्चा करेंगे। अब ये जान लीजिए कि ये होगा नाउन, ये होगा प्रोनाउन। जिनको आता है अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जानते हैं वो ये जान लें कि इसको नाउन, इसको प्रोनाउन, इसको वर्ब, इसको एडवर्ब, इसको जो है ये एडजेक्टिव, इसको कहेंगे एडवर्ब, इसको कहेंगे प्रीपोजिशन, इसको कहेंगे कंजक्शन और इसको कहेंगे इंटरजेक्शन। इसके साथ जो है हम लोगों ने व्यवस्था तैयार कर ली है पढ़ने के लिए शब्द विचार की। अब देखिए वर्ड विचार क्या था हमारा, 2 क्लास में ये खत्म हो गया था। उसमें थोड़ी चीजें जो है वो कम थी, सीमित थी, लेकिन जब शब्द विचार की चर्चा करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि जब हम मेन व्याकरण में जो घुसेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का जो हम पढ़ना शुरू करेंगे, इनको बहुत ज्यादा हम लोग हल्के में नहीं लेंगे, इनको चर्चा क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, ताकि चीजें एकदम क्लियर रहें, स्पष्ट रहें और हमको कोई कंफ्यूजन या कोई संदेह उत्तर देते समय न हो।
अब इसकी चर्चा हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जो है आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आगे की कक्षा आपको जल्द ही, मतलब आगे की क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ये क्रम आपका जो है चलता रहे। जय हिंद दोस्तों।